नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं, उनका स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है। वे अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं। 2022 के पहले विदेश दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोप से की है। 65 घंटे में 3 देश, 8 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मीटिंग्स की। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही खास अंदाज देखने को मिला। विदेश नीति का वही विस्तार देखने को मिला। आइए प्रधानमंत्री मोदी के बिंदास विदेश नीति को विशेष अंदाज में समझते हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तीन देश, 25 मीटिंग, 8 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात, 65 घंटे का कुल समय। दिन 2, 3 और 4 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने विदेश दौरे की शुरुआत यूरोपीय देशों से की है। अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस को चुना है। कोरोना महामारी के आने से बहुत कुछ बदला है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। तेजी से बदलते इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है। बदलते दौर में उभरते भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखने का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी ने फिर अपने हाथों में लिया है। अपने उसी खास अंदाज में नजर आए मोदी। विदेशी नेताओं के साथ साथ विदेश में बसे भारतीयों का मन मोहते नजर आते हैं मोदी। सहज, सरल और सबको साथ लेकर चलने वाला भाव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अलग कर देता है, भारत की विदेश नीति को नए आयाम देता है। वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी परंपरा को विस्तार देता है। पीएम मोदी की विदेश नीति को समझने के लिए एक शब्द बहुत सटीक लगता है, बिंदास। मोदी के बिंदास विदेश नीति को विस्तार से समझते हैं। बी, स्टैंड फॉर ब्रदरहुड। प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे के दौरान भाईचारा का संदेश देते नजर आते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना को विस्तार देते नजर आते हैं। हर देश ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी घटित हो रहा है तो उसके प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता है। ऐसे में आपसी भाईचारा ही समाधान का रास्ता दिखाता है। आई, स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी, यानी अपने रिश्तों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार दिखते हैं। सामने वाले के समुचित सम्मान के साथ मोदी अपनी बात बहुत सच्चे भाव से सामने रखते हैं। दो देशों के रिश्तों में ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की जरूरत को समझें, सीमाओं को समझें और आपस में सम्मानजनक रिश्ता कायम करें। प्रधानमंत्री मोदी अप्रवासी भारतीयों को जोड़ते हुए भारत की वैश्विक छवि को अपने इसी खास अंदाज में विस्तार देते नजर आते हैं। एन, यानी नेशनलिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वेशभूषा, अपने हाव भाव से भारतीयता की संपूर्ण छाप तो छोड़ते ही हैं, अपने कूटनीतिक एजेंडे में भी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। सामने कोई भी हो, अपनी राष्ट्रवादी छवि को बहुत ही सहजता से कैरी करते हैं। यहाँ डी का संबंध डायनामिक पर्सनालिटी से है। विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की पूरी झलक एक साथ देखने को मिल जाती है। भारतीय परंपरा से जुड़ी कोई चीज सामने हो, बच्चों से मिलना हो या फिर दुनिया की ताकतवर शख्सियत के साथ मिलना जुलना, हर एक्टिविटी में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम की झलक मिलती है। ए, स्टैंड फॉर आर्टिकुलेट। अपनी हर बात बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने रखते हैं। देश हित को सर्वोपरि रखने में कभी समझौता करते नहीं दिखते। मानवीय संकट से जुड़ा मुद्दा हो
या फिर सामरिक महत्व से जुड़ी कोई बात। प्रधानमंत्री मोदी बेझिझक अपनी बात वैश्विक मंचों पर दुनिया के सामने रखते हैं। एस भारत की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। पीएम मोदी के विदेश नीति का आधार यही है, भारत की ताकत का विस्तार। मसला सामरिक हो, मसला आर्थिक हो, मसला मानव संसाधन से जुड़ा हो, प्रधानमंत्री मोदी की मंशा बहुत स्पष्ट दिखती है। सशक्त भारत, सक्षम भारत, समृद्ध भारत। प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 में सत्ता में आए। सालों बाद देश में किसी पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार सत्ता में आई। नई ऊर्जा के साथ भारत के नवनिर्माण का काम शुरू हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में आंतरिक मामलों में देश लीक से हटकर चलता दिखा तो विदेश मामलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारत में परंपरा तो यही रही, सरकारें बदलती रही, विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। अब इसे गठबंधन की सरकार बाध्यता कह लीजिए या फिर विशेष आर्थिक और सामरिक आवश्यकताओं का दबाव। कुछ मौके को छोड़ दिया जाए तो मनमोहन सरकार के समय विदेश नीति की कुछ खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल के अपने पूरे कार्यकाल में 80 विदेश यात्राएं की है और कुल 305 दिन विदेश में गुजारे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा को एक मिशन की तरह लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत की नींव बुलंद करते दिखते हैं। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने 63 विदेश यात्राएं की है, जिसके तहत 60 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में उनके व्यक्तित्व का जोर दिखता है। हिंदू और हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक दिखती है, अपनत्व दिखता है, वसुधैव कुटुंबकम का विस्तार दिखता है। भारत का बुलंद वैश्विक पहचान का शोर सुनने में मिलता है। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री विदेशों में बसे भारतीयों के बीच पहुंचते हैं, मोदी मोदी का शोर सुनने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा कि आखिर बिंदास को हमने किस तरह से डिकोड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप विजिट का ज्यादा वक्त डेनमार्क में बीता। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क में इंडो नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से खास मुलाकात भी की। क्या है इन मुलाकात के मायने, जरा इस रिपोर्ट से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरे का दूसरा दिन डेनमार्क में बीता, जिसके यादगार लम्हों को पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया है। डेनमार्क में प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के साथ सार्थक बातचीत, बिजनेस लीडर्स के साथ सार्थक मुलाकात, डेनमार्क में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के साथ बिताए भावुक पल। भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी। डेनमार्क की रॉयल फैमिली का शाही वेलकम पीएम मोदी के लिए हमेशा यादगार रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के डेनमार्क यात्रा के दौरान संपन्न हुआ दूसरा इंडो नॉर्डिक सम्मेलन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्डिक देशों की सरकारों के प्रमुखों ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में क्रिश्चियन बोर पैलेस में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये दूसरा मौका है जब भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन के प्रधानमंत्रियों से हुई है। भारत और नॉर्डिक देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, आर्कटिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के मसले पर बात हुई। इस शिखर सम्मेलन का महत्वपूर्ण लक्ष्य भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत और नॉर्डिक क्षेत्रों के बीच बहुआयामी सहयोग को बढ़ावा देना रहा। साल 2018 में इस साझेदारी की शुरुआत हुई। पहली भारत नॉर्डिक समिट 2018 में स्टॉकहोम में हुई थी। नॉर्डिक देश यूरोप की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था है। इसमें डेनमार्क के साथ
स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं। 4 क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी हुई है। आर्थिक विकास, नवाचार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्डिक देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पूरा यूरोप इस युद्ध के खतरे के मुहाने पर बैठा है। लिहाजा ऐसे वक्त में छोटे लेकिन सक्षम देशों के साथ भारत की फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी आने वाले समय में दुनिया की राजनीति में खासा असर दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलेंगे जर्मनी, जहां से हमारे साथ जुड़ेंगी एक खास मेहमान और वो बताएंगी कि आखिर प्रधानमंत्री के इस 3 दिवसीय दौरे यानी कि यूरोप दौरे के क्या मायने निकाले जाने चाहिए। वक्त है राष्ट्र की आवाज में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राष्ट्र की आवाज में फिर आप सबका एक बार स्वागत है और जैसा मैंने पहले कहा था, हम आपको सीधा लिए चलेंगे जर्मनी, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे को लेकर उसका पूरा विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं सीमा शर्मा। सीमा शर्मा जी हमारे साथ जर्मनी से जुड़ी हैं। सीमा जी, आपका न्यूज इंडिया 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय दौरे यानी कि 3 टप्पों में हुए, पहला जर्मनी, डेनमार्क और आज फ्रांस में हमारे प्रधानमंत्री मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री के एक एक दिन का थोड़े में आप विश्लेषण करें कि आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं और जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में वहां की सरकारें क्या सोच रही हैं। देखिए जी, यहाँ जिस तरीके से माहौल बना और जिस तरीके से बनाया जा रहा था रूस और यूक्रेन को लेकर, तो सबके यहाँ के देशों के जो विचार हैं वो तो मीडिया वालों से छुपे हुए नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो यहाँ शांति स्थापित करने के लिए अपनी जो भूमिका है अच्छी निभाना, उसका प्रयास है या हो सकता है उनके कोई बातचीत का ये मुख्य हिस्सा यही हो, यूक्रेन और रशिया की शांति स्थापित करना। इसके अलावा 7 राष्ट्र देशों से मुलाकात, उनके 25 कार्यक्रम और उनकी 65 घंटे की जो यात्रा है वो कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट जरूर निकालेगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से यहाँ के जो है नेता, यहाँ का जो मीडिया जो विश्वास दिखा रहा है वो अच्छा लग रहा है। और यहाँ जर्मनी में काफी उनका अच्छा रहा। उनकी यात्रा का जो पहला दिन था, मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी पब्लिक से मुलाकात की। पर्सनल मुलाकात तो नहीं हो पाई सिक्योरिटीज रीजंस के कारण, लेकिन उनकी बातों को सुना और उनकी जो बातों का एक एक जो लाइन थी वो जिस तरीके से यहाँ की पब्लिक सुनती है हमेशा से उनका जो एक जादू चल जाता है अपनी पब्लिक पे। और सच में उनकी एक एक बात ऐसी थी कि मैं भी एकदम मूर्ति बन के सुन रही थी। बहुत एक एक लाइन में बहुत उनके गहरे मतलब थे, तो बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद प्रधानमंत्री जी हमारे फ्रांस में गए और डेनमार्क में, इसके अलावा और भी बहुत सारे आइलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के देशों में उनका जैसा प्रोग्राम का सिलसिला है। तो धीरे धीरे सब चीजें जो है बाहर आएंगी। अभी उनकी मुलाकात और उनकी बातचीत अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के जो चांसलर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ रिजल्ट क्या आता है ये तो थोड़ा समय बताएगा, लेकिन फिलहाल सब अच्छा जा रहा है। ऐसा भारतीयों सीमा जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स की मुलाकात के बाद वो भारतीय मूल के लोगों से उन्होंने मुलाकात की अपने संबोधन के जरिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इस समय हाउ इज द जोश?
बहुत उनको उनके तो नाम से ही इतना जोश आ जाता, हम क्या बताएं। और लोग सिर्फ भारत के ही नहीं, अफगानिस्तान के भी अपने लोग जो है उनको सुनने के लिए बेताब थे। और बार बार हम लोगों को फोन कर रहे थे कि हमने अपने प्रिय मोदी जी को सुनना है। अफगानिस्तान के भी जो लोग यहाँ जर्मनी में रहते हैं, उनकी इतना प्यार देखकर और उसके बाद जब वो उन्होंने सुना और उसके बाद जो तारीफें कर रहे थे, वो खुश थे, तो हमें सचमुच ऐसे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिलों को जीत रहे हैं दुनिया की, और उनके काम जो है बहुत प्रभाव दिखा रहे हैं। और हमें प्राउड है, हमें अभिमान है कि हम मोदी जी का शासन, मोदी जी का राज देख रहे हैं, और ये बना रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ऐसे ही काम करते रहे देश सीमा के जी, लिए और सीमा जी दुनिया हम की आप शांति। जी सीमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जर्मन चांसलर के साथ जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब मुलाकात हुई, उसके बाद दूसरे दिन अखबारों में किस तरह की तस्वीर और क्या सुर्खियां रही हैं? जी, उनकी मुलाकात का जो मिशन था वो यही था कि एक तो जर्मनी के और भारत के जो है बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ाना और हर तरीके के संबंध जो है अच्छे करना और आगे बढ़ना मेन। और उसके बाद विश्व शांति के लिए तो वो हमेशा हर जगह जाकर ही संदेश देते हैं। तो अच्छा था, तारीफें हो रही थी काफी, और लोगों को काफी आशा है, यहाँ की भी इवन कम्युनिटी को भारत से और भारत के प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा से बहुत आशा है। और सब पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था, बहुत सीमा ठीक जी, था। सीमा सब जी, कुछ है, रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसके बीच प्रधानमंत्री के इस 3 दिवसीय दौरे को लेकर किस तरह की चर्चा और किस तरह की हलचल यूरोप में है? जी देखिए, हमारे यूरोप के जो जनता है, इवन विदेशी भी है, उनको पता है कि भारत ने किस तरीके की भूमिका हमेशा निभाई है। जब ऐसे हालात होते हैं दुनिया के, जब हालात बिगड़ते हैं, तो भारत हमेशा एक मेडिसिन की तरह काम करता है। अभी जो हो रहा है यूक्रेन एंड रशिया में, भारत की यही कोशिश है कि शांति स्थापित हो, क्योंकि शांति से ही देश और दुनिया आगे बढ़ती है। ये संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ देकर गए हैं, और उसका जरूर प्रभाव पड़ेगा। जी सीमा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, वो ये कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमैनुअल मैक्रों, जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं फ्रांस के, उनके साथ मुलाकात होनी है। तो आपको क्या लगता है, ये मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएंगे यूरोप में? देखिए, जो दुनिया में शांति चाहते हैं वो तो मायने समझेंगे। मायने हमारे प्रधानमंत्री जी के क्या है, मतलब उनका मिशन क्या है, वो तो सबको पता है। वो यहाँ एक अच्छा संदेश देने आए हैं, शांति स्थापित करने आए हैं, क्योंकि चाहे 2 देशों में लड़ाई हो, चाहे 4 देशों में हो, वो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। और बाकी मायने तो हर कोई अपने दिमाग के हिसाब से यहाँ निकालेगा ही, पर उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो दुनिया देखेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी की यहाँ यात्रा के उसके बाद जो रिजल्ट्स निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, और वो दुनिया देखेगी, तो फिर सब न्यूज भी बदलेगी और सब अच्छा होगा। बाकी मायने हम लोग गारंटी नहीं दे सकते ना, कि जो अभी शांति नहीं चाहते, जो बढ़ावा देना चाहते हैं गलत चीजों को, तो वो तो अपने अपने हिसाब से अपने मायने लिखेंगे, बोलेंगे। तो उनके मायने कोई मायने नहीं रखता। हमें ये है कि हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी। सीमा जी, इस वक्त ताजा तस्वीर पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
अपने प्रधानमंत्री को अपने सामने बाद आप चेहरे पर देख सकते हैं, खुशी बड़ा हो या छोटा, बच्चे सबके चेहरे प्रफुल्लित हैं कि उनके अपने प्रधानमंत्री, लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच हैं। और उसके साथ साथ मोदी मोदी के नारों के साथ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस पेरिस में जोरदार स्वागत। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंचे, उसके बाद बाहर खड़े भारतीयों से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पैमाना तय कर पाना मुश्किल कि छोटा हो या बड़ा, उनके स्वागत के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। और ऐसा ही नजारा हमने जर्मनी में देखा था और जर्मनी के बाद आज फ्रांस के पेरिस में हमने देखा, जहां छोटे बच्चे हों। जर्मनी में हमने देखा था कि बच्चे उनके लिए कविता पाठ कर रहे हैं, बच्चे उनकी पेंटिंग लेकर खड़े हैं। 2-2 दिन बच्चों ने लगाया था अपने प्रधानमंत्री के बारे में उनको कागज पर उकेरने की। तो आज ये दूसरा नजारा फ्रांस के पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन यूरोप के तहत सबसे पहले जर्मनी गए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पीएम मोदी का वेलकम किया। दोनों देशों में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन बाइलेटरल मीटिंग में रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा छाया रहा। इसकी तस्दीक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। जर्मनी और भारत का कूटनीतिक संबंध आज से नहीं बल्कि 70 साल पुराना है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। यूरोप के इंजन कहे जाने वाले जर्मनी की धरती से पीएम ने हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन में दादागिरी दिखा रहे चीन को कड़ा संदेश भी दिया, तो जंग पर ब्रेक लगाने के लिए रूस को सीधा संदेश भी दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन यूरोप के तहत सबसे पहले जर्मनी गए, जहां उनका वेलकम जोरदार तरीके से हुआ। एयरपोर्ट से लेकर होटल और होटल से लेकर पीएम मोदी जहां भी गए, वहां मोदी की गूंज सुनाई दी। जर्मन सरकार भी पीएम मोदी की अगुवाई शानदार तरीके से की। खुद चांसलर ओलाफ स्कोल्ज पीएम मोदी से गर्मजोशी के साथ मिले। स्कोल्ज के चांसलर बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात थी। पीएम मोदी के विदेशी नेताओं के साथ अलग अलग केमिस्ट्री हमेशा से देखने को मिली है। एक बार फिर से ऐसी ही केमिस्ट्री बर्लिन में दिखी। जर्मन चांसलर पीएम मोदी के साथ गुफ्तगू करते दिखे। पीएम मोदी और चांसलर स्कोल्ज की यह मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि दुनिया इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जंग को देख रही है। दुनिया के कई देशों को डर है कि युद्ध पर जल्द ब्रेक नहीं लगा तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री और चांसलर के बीच जब द्विपक्षीय मुलाकात हुई, तब दोनों देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात हुई वो थी रूस और यूक्रेन की जंग। बाइलेटरल मीटिंग के बाद दोनों देश प्रमुख जब मीडिया से मुखातिब हुए, तब दोनों नेताओं ने युद्ध को लेकर चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने तो साफ साफ कह दिया कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं।
विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। Repeat my appeal to Vladimir Putin, end this war, end this senseless killing, withdraw your troops from Ukraine. जर्मनी और भारत के संबंध काफी पुराने हैं। 2021 में दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 70 साल हुए। दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही वजह है कि जून में होने वाली G7 की बैठक के लिए चांसलर ने पीएम मोदी को बतौर अतिथि आमंत्रित किया। मैं आपको जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए न्योता दे रहा हूं। जर्मनी में आपका फिर से स्वागत करने के लिए मैं काफी उत्सुक हूं। दोनों देशों के बीच ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप समेत 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सहमति। 2030 तक 10 अरब यूरो की सहायता। हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की घोषणा। जलवायु संरक्षण पर अंतर सरकारी कमेटी का गठन। पीएम मोदी का जर्मनी दौरा न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी अहम है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है। वहीं चीन रह रहकर दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक दादागिरी दिखा रहा है। चीन की सेना PLA न केवल लद्दाख में भारतीय इलाकों पर आंखें गड़ाए हुए हैं, बल्कि ताइवान को लगातार बॉम्बर भेजकर डरा रही है। चीन की इस दादागिरी के बीच ही जर्मनी की नौसेना लगातार हिंद प्रशांत महासागर में अपने अभियान तेज कर रही है। वहीं कोरोना महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने जर्मन की धरती से दुनिया को साधने की कोशिश की। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के जरिए भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी से बचाने की कोशिश की। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। भारत भी अछूता नहीं रहा, लेकिन इसके बाद भारत एक बार फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास दर तेज है। देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का जयकार हो जाता है। द्विपक्षीय बैठक के अलावा पीएम मोदी जर्मन चांसलर के साथ छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर एक बिजनेस इवेंट को भी संबोधित किया। भारत और जर्मनी में कारोबार लगातार बढ़ रहा है। जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 1700 से अधिक जर्मन कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं। भारत जर्मनी के बीच इस साल 1.66 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। भारत में विदेशी निवेश करने वाला जर्मनी 7वां बड़ा देश है। 2021-22 की 3 तिमाही में भारत में जर्मनी का 4,326 करोड़ रुपए का निवेश।
जर्मनी में आईटी, फार्मा और बायोटेक सेक्टर में भारतीय कंपनियों का निवेश। 200 से अधिक भारतीय कंपनियां जर्मनी में कारोबार कर रही है। पीएम मोदी का जर्मन दौरा काफी मायने रखता है और ये बर्लिन में दिखा भी, जहां भारतीय समुदाय के लोग अपने पीएम का स्वागत जोरदार तरीके से किया। वहीं जर्मन चांसलर पीएम नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी से मिले। साफ है कि पीएम मोदी मिशन यूरोप के तहत जर्मनी को साधने के साथ साथ दुनिया को अपनी अहमियत जताने में लगे हैं कि अब भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर चुका है तो दुनिया में भारत का रोल काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। विश्व के बड़े लीडर की रेटिंग अगर देखी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले नंबर 1 पर खड़े दिखाई देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है, जिसका नेतृत्व किसी और के हाथ में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में। आइए आगे बढ़ते हैं। मिशन यूरोप के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क पहुंचे। पहली बार डेनमार्क गए प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने खुद एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी की अगवानी की। रेड कार्पेट वेलकम। दोनों पीएम के बीच बायलैटरल मीटिंग भी हुई। इसके बाद पीएम मोदी के साथ पीएम फ्रेडरिक्सन बल्ला सेंटर पहुंचे, भारतीय समुदाय को संबोधित किया, दोनों देशों के संबंधों का जिक्र भी किया, बखान भी हुई। तो पीएम मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने चलो इंडिया का नारा भी दे डाला। मिशन यूरोप के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर खुद डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन मौजूद रहीं। दोनों पीएम ने एक दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का वेलकम ढोल नगाड़ों के साथ हुआ। कोपेनहेगन में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। पीएम आवास के बगीचे में पीएम मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच काफी देर तक कभी चहलकदमी करते तो कभी बातचीत करते दिखे। दोनों पीएम के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दे पर समझौता हुआ। एक बार फिर से पीएम मोदी रूस यूक्रेन जंग पर फिक्रमंद दिखे और जंग खत्म करने की अपील की। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। बर्लिन की तरह कोपेनहेगन में भी पीएम मोदी भारतीय समुदायों के बीच पहुंचे। बेल्ला सेंटर में भारतीयों को संबोधित किया, लेकिन खास बात यह है कि इस समारोह में पीएम मोदी के साथ डेनमार्क की पीएम भी मौजूद रही। मंच पर जब दो पीएम एक साथ दिखे तो मौजूद लोगों का जोश देखते ही बना। लेकिन खास रहा पीएम फ्रेडरिक्सन का संबोधन, जिन्होंने मौजूद भारतीयों से कहा कि राजनेताओं का स्वागत कैसे होता है, डेनिश जनता को भी सिखाएं। Thank you to all Indians living in Denmark and working in Denmark, making a real positive contribution to the Danish society. Thank you, all of you. And I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. डेनमार्क की पीएम के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आए, मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया और फिर अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से एक वादा करने को कहा। पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी पर लगाम लगाने के लिए तमाम रिसर्च जारी है। ऐसे में पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने सस्ती कोरोना वैक्सीन बनाकर दुनिया के कई देशों को भयावह स्थिति से बचाया है।
देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ, इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है। पीएम मोदी जब बोल रहे थे तब पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए वो अपनी कर्मभूमि और उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। पीएम ने डेनमार्क से भारत के संबंध का भी बखान किया। प्रधानमंत्री फेडरिक्सन का यहाँ होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फेडरिक्सन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से भी मिले। महारानी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान डेनमार्क की पीएम भी मौजूद रहीं। महारानी पैलेस में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने महारानी के साथ डिनर किया। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी का पहला डेनमार्क दौरा रहा। वैसे डेनमार्क से भारत के रिश्ते 65 साल पुराने हैं। भारत डेनमार्क के रिश्ते 1957 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की नींव रखी गई। 1957 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू डेनमार्क दौरे पर गए। दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, एनर्जी और रिसर्च क्षेत्र में संबंध। सितंबर 2020 में दोनों देशों ने हरित रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की। भारत में डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां सक्रिय हैं। ये कंपनियां मेक इन इंडिया, जल जीवन मिशन, डिजिटल इंडिया में सक्रिय हैं। डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन पिछले 9 से 11 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर आई थी। कोरोना महामारी के बाद किसी राष्ट्रीय प्रमुख की यह पहली भारत यात्रा थी और अब पीएम मोदी डेनमार्क गए थे। साफ है कि दोनों देश तेजी से संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कोपेनहेगन में, यानी कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री का स्वागत वहां की महारानी मार्गरेट द्वितीय के खास मेहमान बने थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भव्य स्वागत वहां की महारानी द्वितीय मार्गरेट प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए एमेलिना बोर्ग वहां का जो राजकीय महल है जहां महारानी रहती हैं, वहां पर प्रधानमंत्री का रात्रि भोज के दौरान स्वागत किया गया। भव्य स्वागत, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए डेनमार्क की महारानी द्वितीय मार्गरेट ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। जिसके बाद औपचारिक डिनर जिसे कहते हैं, राउंड टेबल डिनर हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, डेनमार्क की प्रधानमंत्री
मेटे फ्रेडरिक्सन भी शामिल हुई और साथ ही हमारे विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान दूसरे दिन डेनमार्क में थे। दूसरे दिन का ये आखिरी कार्यक्रम था। डेनमार्क के एमेलियनबोर्ग पैलेस से जो तस्वीरें सामने आई बेहद प्रभावित करने वाली दिखाई दे रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रधानमंत्री के बाजू बैठी महारानी द्वितीय मार्गरेट। डेनमार्क के कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। इन्हीं तस्वीरों के साथ राष्ट्र की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। राष्ट्र की आवाज कल रात 9 बजे तक का करें इंतजार और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।